नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 3 महीनों की लंबी तैयारी के बाद छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मामला सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट के घोटाले से था। सीजीपीएससी के पुराने चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही 14 दिनों की रिमांड देवेंद्र यादव के लिए भी मिली है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार हिंसा आगजनी वाले मामले के मुख्य आरोपी हैं। वैसे तो इन दोनों ही मामलों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां गहराई से पड़ताल कर रही है, वहां यहां समझने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से सफेद पोश गिरफ्तार किए जाएंगे। क्योंकि बात जब सीजीपीएससी की हो रही है तो इसी साल 7 अगस्त को सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में कई छापेमारी की थी, जिसमें टामन सिंह सोनवानी के अलावा कई अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। राज्यपाल के पुराने सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा, जिसे सीजीपीएससी में 13वां स्थान का मेरिट का दिलवाया गया था, और बेटे निखिल जिसको 17वां स्थान दिलवाया गया था, तब उनके लैपटॉप, फोन और अन्य गैजेट की भी जांच की गई थी। कुल मिलाकर जिस तरह से बारीकी से पड़ताल की जा रही है, वहां गिरफ्तारी की आज सीजीपीएससी के पुराने सचिव जीवन किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के अलावा उप नियंत्रक ललित गणवीर की भी धड़कनें बड़ी हुई होगी। यह सीबीआई जिस स्तर पर जांच कर रही है, जिस गहराई से पड़ताल कर रही है, वहां समझने वाली बात है कि 5 साल पुराने भी कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। गूगल के सहयोग से पोजीशन भी ट्रेस की जा रही है कि कब, कहां, किसने क्या क्या गोल खिलाए थे, किन किन से मुलाकात होती थी। ऐसे ही परीक्षा उपनियंत्रक ललित गणवीर के बारे में भी कुछ गहराई से पड़ताल की जा रही है। रायपुर के भड़गांव के समीप कांदुल के वेदांता परिसर के उस मकान के बारे में भी जानकारी मिल गई है, जहां ऐसे ही सेलेक्टिव अभ्यर्थियों को बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। दावा किया जा रहा है कि यह मकान मीनाक्षी गणवीर का है, जिनका भी सिलेक्शन सीजीपीएससी में हुआ। 10 साल तक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, अचानक उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन वाली बातें तो पहले भी हमने बताई है कि काफी चौंकाने वाले सिलेक्शन हुए थे, जिसमें टामन सिंह सोनवानी के चहेते भतीजे साहिल की भी नियुक्ति का मसला समझ में आ रहा है कि किस तरह से साहिल को उसके पसंद के सूअर पालने के कारोबार में लगा दिया गया। सूअर खरीदी बिक्री करते हुए अचानक साहिल डीएसपी बन जाता है। टामन सिंह सोनवानी ने जिस तरह से अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां कराई, उन नियुक्तियों के अलावा बाकायदा ख्याल रखा गया कि उस समय की जो सत्ताधारी पार्टी की सरकार थी, यानी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नियुक्तियां तो हुई, और श्रवण कुमार गोयल जैसे बड़े कारोबारी का भी ख्याल रखा गया, जिनसे मोटी रकम ली गई। 45 लाख के चंदे की जानकारी तो सामने आई है, लेकिन मामला इससे कहीं और ज्यादा का बताया जा रहा है। फिलहाल सीबीआई की अदालत में पेश रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आप टामन सिंह सोनवानी की इस तस्वीर को देख सकते हैं, यकीन हो जाएगा आपको कि किस तरह से उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा होगा। चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान आप देख सकते हैं। ये विजयी मुस्कान टामन सिंह सोनवानी जैसे लोगों के चेहरे पर ही रह सकती है, जिन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ऐसा लग रहा है बड़े आराम से वो अपने मैन पार्ट वाले फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने परिवार के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सीबीआई द्वारा धर दबोच लिए गए। यानी टामन सिंह सोनवानी का जब से इस पूरे स्कैंडल में नाम आया, रंगे हाथों साफ तौर पर पकड़े भी गए हैं, तब से लेके आज तक बड़ी ही बेशर्मी से टामन सिंह सोनवानी ने कभी भी इसका खंडन नहीं किया। पुराने आईएएस रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद खासम खास रहे हैं, लेकिन टामन सिंह सोनवानी का भी कोई बेहद करीबी था तो वो थे ललित गणवीर, जो कि शिक्षा विभाग में सहायक संचालक रहे, लेकिन सोनवानी ने उन्हें अपने पास बुलाकर प्रतिनियुक्ति पर उप परीक्षा नियंत्रक बना दिया। और अब ललित गणवीर के भी खास संबंधों को समझा जा रहा है कि आखिर उनके ही अपने विभाग की उषा खलको से उनके किस तरह के संबंध थे, और उषा खलको की बिटिया अंजलि खलको की किस कंडीशन में नियुक्ति हो गई। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी मिली कि अंजलि खलको सिर्फ बीए ग्रेजुएट थी। इनकी पढ़ाई का स्तर कैसा था, इन्होंने क्या एग्जाम दिया था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार जांच कर रहे हैं।
राइटिंग एक्सपर्ट अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास अंदर खाने की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार काफी सारे मजबूत सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। बहुत जल्द ही बड़े सफेद पोश और पुराने ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें दम्भ था, जिन्हें घमंड था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। वो जल्द ही पकड़े जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे सफेद पोश लोगों को देर सवेरे सजा मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन्होंने बरसों तक तपस्या की उनका क्या होगा? क्या उन्हें कोई मुआवजे का मरहम लगाया जाएगा? ऐसा मरहम जो आज तक तैयार नहीं हुआ। उस दर्द की दवा क्या होगी? जिन्होंने साधना की थी, भविष्य में कुछ बेहतर करने की कामना से वो लगातार अध्ययन कर रहे थे, ऐसे प्रतिभाओं का गला घोटने वाले भ्रष्ट सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम होगी। पुराने परीक्षा उपनियंत्रक ललित गणवीर, जिनके ऊपर खासे मेहरबान थे, उषा खलको जो कि शिक्षा विभाग में सहायक संचालक रही, जिनकी बेटी अंजलि खलको को डिप्टी कलेक्टर बनाया, उसी उषा किरण खलको के तार किस किस से जुड़े थे, इसे समझने की कोशिश की जा रही है। उषा किरण खलको के बारे में जानकारी मिली। उषा किरण खलको हालांकि 2023 अगस्त में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में सस्पेंड हुई थी। वो चर्चित मामला था छत्तीसगढ़ में शिक्षक पोस्टिंग घोटाले का, जिसमें 10 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उसमें 3 संयुक्त संचालक भी थे। शिक्षा विभाग के करोड़ों के इस पोस्टिंग घोटाले में उस समय की भूपेश बघेल सरकार के आदेश पर पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने सभी जिले के डीओ से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई, जिसके बाद शहर के साथ ही जिला व ब्लॉक मुख्यालय के आसपास के स्कूलों में रिक्त पदों को छुपा दिया गया, यानी प्राइम लोकेशन की जगह को छुपा दिया गया। इसके बाद दिखावे के लिए काउंसलिंग किया गया। फिर कुछ दिनों में छिपाए गए पदों पर संशोधन के नाम पर भारी पैमाने पर यानी करोड़ों के लेन देन कर पोस्टिंग का आदेश जारी कर दिया गया। इसी मामले में उषा किरण खलको सस्पेंड हुई थी अन्य 10 अधिकारियों के साथ। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए जिसकी नीयत ही खराब हो और यदि वह सिस्टम में बैठा रहे और प्रभावी लोगों के संपर्क में रहे और वही प्रभारी लोग भ्रष्ट होकर पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करें, तब व्यवस्था किस तरह से चरमरा जाती है। टामन सिंह सोनवानी ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि अपने पूरे परिवार के, पूरे कुनबे के लोगों को यदि वो गलत तरीके से बड़े जिम्मेदार पदों पर नियुक्त करवा देते हैं तो एक न एक दिन उनका भांडा फूट जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार तब इस कदर चरम पर था, तब टामन सिंह सोनवानी इस कहावत को चरितार्थ कर रहे थे कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। टामन सिंह सोनवानी जैसे लोगों को जब गलतफहमी हो जाती है तब उनकी मति मारी जाती है। सीबीआई जांच में जैसा कि खुलासा हो चुका है कि टामन सिंह सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, आबकारी अधिकारी, श्रम अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर तक बनवा दिया। उस पुराने भ्रष्ट सिस्टम से जुड़े सोनवानी और गोयल के बाद अब गिरफ्तारी का किसका नंबर है? सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सीजीपीएससी के पुराने सचिव जीवन किशोर ध्रुव और राज्यपाल के पुराने सचिव अमृत खलको, रिटायर्ड आईपीएस पीएल ध्रुव, कांग्रेसी नेता सुधीर कटियार सहित अन्य लोगों की धरपकड़ हो सकती है जिनके खातों से सीबीआई को कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं। उनके बारे में सीबीआई के अलावा हमारी ओर से भी गहन पड़ताल की जा रही है। सोनवानी के रायपुर बोरिया कला वाले फार्म हाउस के अलावा मैनपाट में जो आलीशान उनका फार्म हाउस रहा, उसके अलावा सोनवानी की एक बेहद खास डिप्टी कलेक्टर, युवा डिप्टी कलेक्टर जिनके नाम पर सोनवानी ने बेनामी प्रॉपर्टी बनाई और जिस डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति करवाई उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी समझा जा रहा है, उनके भी बैंक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कुछ और बड़े चेहरे बेनकाब होंगे ऐसी हमको पक्की उम्मीद है। वैसे पुराने सिस्टम में बैठे कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो जो कर लेंगे चुपचाप कर लेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही लोग जब छत्तीसगढ़ में सत्ता शासन परिवर्तन हुआ उसके बावजूद भी उसी गलतफहमी में जी रहे थे। ऐसी गलतफहमी में जीने वाले एक शख्स रहे देवेंद्र यादव, जो दूसरी बार भिलाई से मामूली अंतर से ही सही लेकिन जब विधायक चुनकर आए तो उन्हें लग रहा था कि बलौदा बाजार में सतनामी समाज के द्वारा जो प्रदर्शन और विरोध
विरोध प्रकट किया जा रहा है। वहां भिलाई से 130 किलोमीटर दूर चलकर अपने कुछ साथियों को ले जाकर वो चुपचाप कुछ कर लेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन 10 जून की वो काली हकीकत जिसने छत्तीसगढ़ का नाम खराब किया, पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ। एसपी कलेक्टर कार्यालय के अलावा अन्य कई शासकीय कार्यालय में आगजनी हुई, दस्तावेज जलाए गए, आम लोगों की गाड़ियां जलाई गई, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा की गई। उस 10 जून वाली घटना के बाद देवेंद्र यादव को लग रहा था कि वो जोर जोर से बोलेंगे, संविधान की पुस्तक दिखाते रहेंगे, तो ऐसे में सिस्टम उनसे घबरा जाएगा। लेकिन बकायदा 2.25 महीने का करीब इंतजार किया गया। 17 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इतने मजबूत साक्ष्य हैं। 25 नवंबर को एक बार फिर न्यायालय ने 14 दिन की उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। देवेंद्र यादव के समर्थक जो उन्हें निर्दोष बता रहे थे, अब इन चेहरों को गौर से देखे। ये चेहरे उसी भिलाई क्षेत्र से हैं जहां देवेंद्र यादव निर्वाचित होकर आते हैं। इनकी गिरफ्तारी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के करीब 1 हफ्ते बाद हुई है और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के पहले भी ऐसी कुछ गिरफ्तारी हुई थी। 24 अगस्त 2024 को जिस तरह से 12 गाड़ियों में पुलिस की टीम भिलाई के खुर्सीपा क्षेत्र में पहुंची, सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 12 गाड़ियों में पुलिस पहुंची थी। पुलिस के पास इन लोगों के विरुद्ध पक्के सबूत थे। भिलाई खुर्सीपार के मिलावटपारा क्षेत्र के योगेश नौरंगे, दिनेश बांदे, हेमंत खूंटे, वीरेंद्र गायकवाड़ और लक्ष्मण सोनवानी को उनके घर में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार लोगों के तार देवेंद्र यादव से कैसे जुड़े हैं, बलौदा बाजार हिंसा कांड में इनकी क्या भूमिका रही थी, देवेंद्र यादव की कॉल डिटेल के अलावा अन्य कई मजबूत सबूत हैं जो देवेंद्र यादव के खिलाफ में हैं। वैसे जेल में बंद देवेंद्र यादव के विरुद्ध एक नहीं बल्कि 3 मामलों की जांच चल रही है, जिसमें एक अश्लील एमएमएस वीडियो का भी मामला है। उस वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति क्या देवेंद्र यादव है, इसकी भी गहराई से पड़ताल चल रही है। और बहुचर्चित कोल स्कैम जिसके तार सीधे तौर से देवेंद्र यादव के अलावा उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी खासम खास सौम्य चौरसिया जो पिछले 2 दिसंबर 2022 से जेल में बंद हैं। इनके अलावा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, भूपेश बघेल और सौम्य चौरसिया के अलावा समीर बिश्नोई, रानू साहू, अनिल टुटेजा, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर, विनोद वर्मा जैसे तमाम वो चर्चित चेहरे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं। इनकी भी पड़ताल चल रही है। आने वाले दिनों में मैंने जो भी नाम लिए इनके बारे में कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने जो किया सो किया। 11 महीने हो गए हैं, नई सरकार बनी है, स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं ज्यादा थी। 11 महीने का समय तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जिस तरह की समस्याएं खासकर युवाओं की है, जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं नई सरकार से है, इसमें विष्णुदेव साय सरकार की 2 अहम योजनाएं जिसमें 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी के मामले के अलावा महतारी वंदन में 1000 रुपए महिलाओं को देने का जो चुनावी मुद्दा था उसका तो पालन किया जा रहा है। इस वक्त विष्णुदेव साय सरकार की जो नई कैबिनेट बैठक चल रही है, वहां इस वक्त धान खरीदी के मौसम में धान को लेकर कुछ बड़े निर्णय हो रहे हैं। खरीदी कैसे सुचारू रूप से हो, क्योंकि इस बार दावा किया जा रहा है कि रिकॉर्ड धान की खरीदी होने वाली है, जहां किसानों को धान की वो कीमत दी जाने वाली है जो पूरे भारत में कहीं नहीं दी जाती। यानी 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी का रेट तो तय किया गया था। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे हवा देने में लगी है। उन्हें 3100 रुपए क्विंटल धान की कीमत कम लग रही है। कांग्रेस की ओर से आवाज उठ रही है कि विष्णुदेव साय सरकार किसानों को धान की कीमत 3100 रुपए से बढ़ाकर 3217 रुपए दिया जाए। ऐसा दावा कांग्रेस की ओर से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 117 रुपए बढ़ाया है, इसलिए ये 117 रुपए और 3100 रुपए मिलाकर 3217 रुपए होते हैं। कांग्रेस इसलिए भी धान खरीदी जैसे संवेदनशील विषय को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है क्योंकि आने वाली 16 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले धान खरीदी को लेकर कुछ माहौल बना दिया जाए तो ऐसा करना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा। वैसे विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में धान सहित कुछ अन्य मुद्दों पर भी अहम निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़
में जिस तरह से एक एक कर गिरफ्तारियां कर रही है, नाप तोल के कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जिनकी गिरफ्तारी हो रही है वो आसानी से छूट भी नहीं पा रहे हैं। पुराने मामलों की बात की जाए या नए मामलों में जिस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है, जो तैयारी की गई है, उससे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो बड़ी गिरफ्तारियां होगी, जाहिर तौर पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होगी और ऐसी गिरफ्तारियों से आम जनता में ये मैसेज भी जाएगा कि राजनीति में काम करने वाले हमारे सफेदपोश किस कदर बेईमानी करते हैं, किस हद की घोटालेबाजी करते हैं, कैसे जनता के साथ किए गए वादों से छल करते हैं। इतना सब देखने के बाद भला आम आदमी राजनीति से क्यों जुड़ेगा? लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे प्रतिभावान और ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो सके। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी किसी अन्य मुद्दे पर मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार।